बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुलन अयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स की एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को टच करेंगे और न्यूमेरिकल्स में हम ग्लास कैलोरीमीटर और बॉम्ब कैलोरीमीटर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि ग्लास कैलोरीमीटर और बॉम्ब कैलोरीमीटर ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे पास इन न्यूमेरिकल्स में इन इंस्ट्रूमेंट्स का डाटा है और किस तरह से हम इस डाटा को देखते हुए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है। इसके अकॉर्डिंग 50 cm cube of 1 molar HCl is mixed with 50 cm cube of 1 molar sodium hydroxide in a glass calorimeter। स्टूडेंट्स, आपको वो कह रहे हैं कि एक ग्लास कैलोरीमीटर में जो इंसुलेटेड है, ठीक है ना, इसके अंदर कितना डाला है हमने 50 cm क्यूब ऑफ HCl और इसी तरह से हमने फर्दर मिक्स किया है इसके अंदर 50 cm क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी एक हमने एसिड डाला है और दूसरा हम इक्वल वॉल्यूम में बेस को ऐड करे हैं इन अ ग्लास कैलोरीमीटर और उसके बाद हमें पता है कि हम इसे लिड से कवर कर देते हैं। हमारे पास इसके अंदर एक थर्मामीटर होता है और एक स्टिरर होता है, ठीक है, और ये हमारा जो ग्लास कैलोरीमीटर होगा ये इंसुलेटेड होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन है तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो रही होगी। फर्दर हम देखते हैं वो हमसे क्या पूछ रहा है। द टेम्परेचर ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर इंक्रीजेस फ्रॉम 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, हमने सिर्फ HCl ऐड किया था, तो हमारा जो टेम्परेचर था दैट वाज 21 डिग्री सेंटीग्रेड और जैसे ही हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, रिएक्शन हुआ तो जो टेम्परेचर राइज कर दिया 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमें किससे पता चला? थ्रू द थर्मामीटर, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है assume that calorimeter losses are negligible। वो कह रहे हैं कि अब आप ये assume करिए जो हमारा कैलोरीमीटर है वो completely insulated है, इसके अंदर से हीट लॉस के चांसेस जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो ये सारी कंसिडरेशन रखने के बाद हमने क्या करना है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज पर मोल फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमने एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है पर मोल। फर्दर हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड स्पेसिफिक हीट। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले इस पूरे न्यूमेरिकल का जो है हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ HCl, ठीक है। ये कितना है हमारे पास? 50 cm क्यूब है। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज ऑल्सो 50 cm क्यूब। हमने कहा था इक्वल वॉल्यूम्स हैं और इनकी मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी ऑफ HCl कितना मोलर है? दैट इज 1 मोलर HCl। और इसी तरह से मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज ऑल्सो 1 मोलर। फर्दर स्टूडेंट्स, हमारे पास इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर है। इनिशियल टेम्परेचर कितना था हमारे पास? दैट इज T1 दैट इज इक्वल टू 21 डिग्री सेंटीग्रेड और इसी तरह से फाइनल टेम्परेचर कितना था? फाइनल टेम्परेचर दैट वाज T2, कितना राइज किया था? 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर से हम क्या डेल्टा T कैलकुलेट कर सकते हैं? इन दोनों वैल्यूज को हमें पता है कि डेल्टा T किसके इक्वल है? दैट इज T2 माइनस T1। इसी तरह से अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। T2 की वैल्यू क्या है? 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 21 डिग्री सेंटीग्रेड, यू विल गेट 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स, याद होगा कि चेंज इन टेम्परेचर जो है हम केल्विन में यूज करते हैं, तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू 6.5 केल्विन। ओके, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमने ये डेल्टा T कैलकुलेट कर लिया है। फर्दर हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है।
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसे हम D से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या है 1 ग्राम पर cm क्यूब, और दूसरी हमारे पास स्पेसिफिक हीट, उसकी क्वांटिटी क्या है हमारे पास, दैट इज S 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन। स्टूडेंट, अब आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा जो है हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो हमारी जो स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू हम नेगेटिव शो कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव क्या इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। स्टूडेंट्स, ये वो सारा डेटा था जो कि हमने इस न्यूमेरिकल से कलेक्ट किया। अब हमें कैलकुलेट करना है एंथैल्पी चेंज, ठीक है। तो देखते हैं व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। हमने डेल्टा H कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी चेंज पर मोल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले फर्दर कोई भी और स्टेप करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि एंथैल्पी चेंज या फिर हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसके लिए क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था इन ग्लास कैलोरीमीटर। हमने स्टूडेंट्स कहा था कि ग्लास कैलोरीमीटर जो है वो एट कांस्टेंट प्रेशर हम उसके अंदर वर्किंग करते हैं। जब कांस्टेंट प्रेशर पे हम स्टडी करते हैं तो जो हीट इवॉल्व होती है दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम हीट को कैलकुलेट कर ले तो इसका मतलब है कि हमने ऑटोमेटिकली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया है ग्लास कैलोरीमीटर के डेटा से। तो Q का क्या फॉर्मूला है, Q कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट इज स्पेसिफिक हीट इनटू मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इसी तरह से अब स्टूडेंट्स, चेंज इन टेम्परेचर तो हमने यहाँ पर डेल्टा T कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट S की वैल्यू भी हमारे पास है, हमारे पास मास ऑफ द रिएक्टेंट की वैल्यू नहीं है, हमारे पास वॉल्यूम है। तो यहाँ वॉल्यूम है तो हम इसको किस तरह से मास में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर हम साइड पे थोड़ा सा वर्कअप कर लेते हैं मास कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। मास कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला लगता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना था, 50 था। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ HCl दैट वाज आल्सो 50 cm क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, टोटल वॉल्यूम इज 50 प्लस 50 दैट इज 100 cm क्यूब। ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया है, ठीक है। डेंसिटी हमें गिवन है इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहां से हमने मास कैलकुलेट करना है तो मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर cm क्यूब, टोटल वॉल्यूम कितना आया हमारे पास 100 cm क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। ये cm क्यूब से कैंसिल आउट हो गया, तो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स हमारे पास कितना आया है, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स हमारे पास कितना है, दैट इज 100 ग्राम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने मास भी कैलकुलेट कर लिया, हमने डेल्टा T भी कैलकुलेट कर लिया और हमारे पास S की वैल्यू भी क्या मौजूद है। तो इसका मतलब है कि अब हमने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास Q आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है -4.18, ठीक है, और मास की वैल्यू हमारे पास है 100, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास डेल्टा T की वैल्यू है 6.5, ठीक है। इसका यूनिट केल्विन होगा, यहाँ पर ग्राम्स यूनिट है और इसका यूनिट क्या है, जूल। थोड़ा सा यूनिट के साथ ही मेंशन कर देते हैं, -4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। यूनिट कैंसिलेशन हम करते हैं, केल्विन जो है पर केल्विन से कैंसिल हो जाएगा, ग्राम पर ग्राम से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो हम देख लेते हैं, सिंपल इसको कैलकुलेट करते हैं।
आप -4.18 इंटू 100 स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा इसका, दैट इज -2717 जाउल। ठीक करेंगे इसे सिंपली, जाउल। ठीक करेंगे इसे सिंपली 1000 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2.717 किलो जाउल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो हीट इवॉल्व हुई है ये कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट किए थे उसके लिए इवॉल्व हुई है वो हमें देखना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करनी है एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन पर मोल। तो हमें ये देखना होगा कि हमने जो रिएक्टेंट्स यूज किए थे 50 cm क्यूब ये कितने मोल्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज द मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां पर अगर हम किसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, इसकी मोलैरिटी क्या है 1। ठीक है, और मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, इसी तरह से वॉल्यूम कितना है HCl का 50 cm क्यूब है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर डीएम क्यूब में चाहिए, तो हम डीएम क्यूब में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ HCl 50 cm क्यूब है, इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.05 dm क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ HCl। तो यहाँ पर 0.05 हम लगा देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 0.05। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम उसी तरह से आएगा कि 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल पर dm क्यूब, सॉरी यहाँ पर मोल का यूनिट आएगा क्योंकि ये यूनिट जो है डीएम क्यूब का था, इनटू इसकी भी वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट विल बी 50 डिवाइडेड बाय 1000, यू विल गेट 0.05 डीएम क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम आ गया है 0.05 डीएम क्यूब। और स्टूडेंट्स हमारे पास मोल्स ऑफ जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी कितने आगे हैं 0.05। इट्स मीन के स्टूडेंट्स ये जो हीट की क्वांटिटी हमारे पास आई है दैट इज व्हेन 0.5 मोल्स ऑफ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जब रिएक्ट करते हैं तो इतनी अमाउंट आती है। तो 1 मोल के लिए हमने कैलकुलेट करनी है, तो 1 मोल के लिए हम क्या करेंगे, फॉर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स, ईच रिएक्टेंट लिखेंगे क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, ईच रिएक्टेंट्स Q इज इक्वल टू क्या होगा कि हम सिंपल इस वैल्यू को जो है डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल से। तो हमारे पास वैल्यू क्या है -2.717 डिवाइडेड बाय 0.05। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा -2.717 डिवाइडेड बाय 0.05। हमारे पास आंसर आया है दैट इज -54.34। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, जब 1 मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट यानी HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब 1 मोल रिएक्ट करेंगे तो फिर जो हमारे पास फाइनल Q की वैल्यू आएगी दैट विल बी दिस वन। और हमें पता है कि कैलोरीमीटर में जब हम रिएक्शन करते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे Q इज इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज। तो यू कैन से जितनी क्वांटिटी स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट के लिए इवॉल्व होनी थी वो किसके इक्वल होगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात क्लियर होगी। दोबारा से देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स हमने क्या कहा कि Q जो है हमने कैलकुलेट की है पर मोल, ठीक है, ऑफ ईच रिएक्टेंट। ये किसके इक्वल होगी, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन पर मोल, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट्स, इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमने सॉल्व कर लिया अपना न्यूमेरिकल। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं जिसके अंदर क्या है हमारे पास, हाइड्रोजीन इज अ रॉकेट फ्यूल। ठीक है, ये रॉकेट के जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजीन यूज कर रहे होते हैं। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव नाइट्रोजन एंड वाटर।
तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज बर्न इन बॉम्ब कैलोरीमीटर and increase in temperature is 3.51 degree centigrade recorded. Calculate the quantity of heat evolved. Also calculate heat of combustion of 1 mole of N2H4. स्टूडेंट्स वो आपसे कह रहे हैं कि जब हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर में, ठीक है, हाइड्रोजन N2H4 इसकी कंबस्शन करवाई तो हमारे पास क्या आया, 1 ग्राम हमने हाइड्रोजन लिया था जिसकी हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर में कंबस्शन करवाई। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या डेटा आता है उसको हम देखते हैं। डेटा में स्टूडेंट्स हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर भी जो क्वेश्चन में है वो भी हम अपने डेटा में ही इंक्लूड कर लेंगे। फर्दर हमें उसने क्या इंफॉर्मेशन दी है, मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1 ग्राम। फर्दर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर कहा है, चेंज इन टेम्परेचर यानी डायरेक्ट स्टूडेंट्स हमें डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है दैट इज 3.51 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसे यहीं पे केल्विन में कन्वर्ट कर लें, ये 1 केल्विन आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमें क्या कैलकुलेट करना है ये भी हम देखते हैं। व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट। वी हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व फॉर 1 ग्राम, ठीक है। और इसी तरह से हमने कैलकुलेट करनी है क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व्ड फॉर 1 मोल, ठीक है। यानी जब 1 मोल हाइड्रोजन बर्न होगा तो तब कितनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो रिलीज होगी, और जब 1 ग्राम होगा तब कितनी रिलीज होगी, इन दोनों को हमने कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसका डाटा देखने के बाद, उसकी रिक्वायरमेंट देखने के बाद आपको उसका फॉर्मूला जहन में आना चाहिए कि हमने इसका क्या फॉर्मूला जो है वो इसमें पुट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो फॉर्मूला हीट का क्या है, Q इज इक्वल टू S इंटू M इंटू डेल्टा T, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखेंगे मास हमारे पास कितना है, 1 ग्राम है। तो स्पेसिफिक हीट से जब हम मास को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक हीट और मास के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी, C से डोनेट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देख लें हमारे पास, क्योंकि इस टाइम मास क्या है, ओनली 1 ग्राम है, तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या है हमारे पास 5.5 किलो जाउल पर केल्विन पर ग्राम, ठीक है, इंटू 1 ग्राम से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो C की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5.5 किलो जाउल पर केल्विन, और ये ग्राम जो है ग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी C की वैल्यू, हीट कैपेसिटी की वैल्यू आ गई है। तो स्टूडेंट्स अब हम अपना फॉर्मूला अगर मॉडिफाई करना चाहें, इस प्रोडक्ट को हम सिंपल Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T मेंशन कर दें, तो अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। हमारे पास C की वैल्यू भी है, डेल्टा T की भी वैल्यू है, तो सिंपल वैल्यूज पुट करने से हमारे पास हीट इवॉल्व फॉर 1 ग्राम आ जाएगी। वैल्यूज पुट करते हैं 5.5 किलो जाउल पर केल्विन, और चेंज इन टेम्परेचर क्या है, दैट इज 3.51 केल्विन। केल्विन केल्विन से कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज -19.305, ठीक है, किलो जाउल। ये क्या है, Q की वैल्यू है फॉर 1 ग्राम। इसका मतलब हमारे पास एक आंसर ये आ गया है। अब सेकंड जो है वो हमने कैलकुलेट करना है फॉर 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स देखने होंगे, ठीक है। यू कैन से के नंबर ऑफ मोल्स के लिए, या आप कह लें कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ N2H4 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इज 14, 2 एटम से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइड्रोजन इज 1 एंड 4 एटम्स, तो ये 28 प्लस
4 हमारे पास आंसर आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। ये 1 मोल का जो है यहाँ पर हमारे पास मोलर मास आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप सिंपली देख लें कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजीन बर्न टू गिव हीट कितनी, -19.305। ठीक है, तो 32 ग्राम्स ऑफ N2H4 दैट इज 1 मोल। ठीक है, 32 ग्राम दैट इज द मोलर मास, और जब हम इसे ग्राम्स में लेंगे तो हम क्या कहेंगे, दैट इज द 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब हम यहाँ पर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, दैट विल बर्न टू फॉर्म 19.305 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 32। हमारा आंसर आ जाएगा जी -617.76। ये क्या होगी हमारे पास, किलो जाउल। ये जो हीट इवॉल्व हुई है ये क्या है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हीट इवॉल्व फॉर 1 मोल ऑफ N2H4 कंबस्शन। ठीक है, जब हाइड्रोजन का 1 मोल उसकी कंबस्शन हुई तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई, दिस अमाउंट। तो स्टूडेंट्स हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, हीट इवॉल्व फॉर 1 ग्राम, वो हमने पर ग्राम ये कैलकुलेट की, और हीट इवॉल्व फॉर 1 मोल दैट इज दिस वन। दोनों आंसर्स आ गए हमारे पास, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उससे बिल्कुल मिलता जुलता है, तो आपने अब इसको जल्दी से सॉल्व करवाना है। ऑक्टेन C818 इज अ मोटर फ्यूल। हमारी गाड़ियों में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है जो अच्छे वाला होता है उसे ये ऑक्टेन फ्यूल है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि 1.8 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ ऑक्टेन इज बर्न इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर हैविंग हीट कैपेसिटी 11.66 किलो जॉल पर केल्विन। यानी हमने ऑक्टेन का 1.8 ग्राम सैंपल लिया, उसे बॉम्ब कैलोरीमीटर में उसकी कंबशन करवाई है, तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर क्या आया है, 21.36 डिग्री से 28.78 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ है ड्यूरिंग कंबशन। कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन फॉर 1 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, ऑल्सो कैलकुलेट हीट फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने हाइड्रोजन का इस तरह से सॉल्व किया है और अब हमने ऑक्टेन का करना है। तो स्टूडेंट्स हम जल्दी से इसका डेटा गैदर करेंगे। हमारे पास क्या गिवन है, मास ऑफ ऑक्टेन है, ठीक है, दैट इज 1.8 ग्राम्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास हीट कैपेसिटी है, C है, हीट कैपेसिटी C की वैल्यू कितनी है, 11.66 किलो जाउल पर केल्विन, ये आ गई है। चेंज इन टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना होगा, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर से। इनिशियल टेम्परेचर दैट इज T1 इज इक्वल टू 21.36 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर एज फाइनल टेम्परेचर दैट वाज T2 कितना हुआ था, राइज इन टेम्परेचर 28.78 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T किसके इक्वल होगा, T2 माइनस T2 की वैल्यू है 28.78 माइनस 21.36 दैट इज T1। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 7.42 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 7.42 केल्विन हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब आपने देखना है कि हमारे पास हीट का फॉर्मूला क्या है जो हमने कैलकुलेट करनी है। तो हीट का फॉर्मूला अब तक आपको याद हो चुका होगा, Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। ये C क्या है, दैट इज द हीट कैपेसिटी। इस फॉर्मूले पे हम क्यों गए हैं, क्योंकि हमें डायरेक्टली हीट कैपेसिटी मेंशन है, तो हम सिंपल हीट कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर जो हमने कैलकुलेट कर लिया है इनकी वैल्यूज पुट करने से हीट इवॉल्व फॉर 1.8 ग्राम ऑफ सैंपल आ जाएगी। तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू लिखेंगे -11.66 किलो जाउल पर केल्विन इंटू 7.42 केल्विन। याद रहे स्टूडेंट्स, मैंने माइनस का साइन इसलिए यहाँ पर लगाया है क्योंकि ये रिएक्शन कंबस्शन रिएक्शन है और कंबस्शन रिएक्शन में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा, कैलकुलेटर से देखते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आएगा
दैट इज -86.517 किलो जाउल। ये केल्विन पर केल्विन से कैंसिल आउट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या वैल्यू आई है, हीट इवॉल्व व्हेन वी बर्न 1.8 ग्राम ऑफ सैंपल। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने कैलकुलेट हीट फॉर 1 ग्राम ऑफ ऑक्टेन को कैलकुलेट करना है कि 1 ग्राम ऑक्टेन को बर्न करने के लिए कितनी हीट इवॉल्व होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हीट इवॉल्व फॉर 1.8 ग्राम ऑफ ऑक्टेन किसके इक्वल थी, -86.517 किलो जॉल, ठीक है ना। तो हीट इवॉल्व फॉर 1 ग्राम ऑफ ऑक्टेन कितनी आएगी, दैट इज -86.517 डिवाइडेड बाय 1.8। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज -48.06, ठीक है, किलो जाउल। ये वैल्यू आई है फॉर 1 ग्राम। अब स्टूडेंट्स हमें 1 मोल ऑफ ऑक्टेन के लिए भी हीट इवॉल्व जितनी है वो कैलकुलेट करनी होगी। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन 1 मोल, ठीक है, C8H18 है, इसका मोलर मास 114, ठीक है, ग्राम पर मोल है। तो स्टूडेंट्स 1 ग्राम के लिए तो हमने कैलकुलेट कर ली, तो 114 ग्राम्स के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल 1 ग्राम की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 114 ग्राम्स के लिए। तो हम लिखेंगे हीट इवॉल्व्ड फॉर 1 मोल, और यू कैन से 1 मोल में कितने ग्राम्स है, 114 ग्राम्स, ठीक है, ऑफ ऑक्टेन। तो क्या करेंगे हम, इस वैल्यू को -48.06 को मल्टीप्लाई कर देंगे 114 से, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज -5479.4, दैट इज किलो जाउल पर मोल, ठीक है। ये जो हीट इवॉल्व हुई है दैट इज फॉर 1 मोल ऑफ द ऑक्टेन व्हेन बर्न इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। ये हमारे दोनों इसके आंसर्स कंप्लीट हो गए। एक आंसर था फॉर 1 ग्राम जो कि ये हमारे पास आ गया है, और एक था फॉर 1 मोल, तो ये आ गया है। तो स्टूडेंट्स हम इनकी हीट ऑफ कंबस्शन फॉर 1 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, ये हमारी एक रिक्वायरमेंट थी, और दूसरी रिक्वायरमेंट थी हीट ऑफ कंबस्शन फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्टेन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी 2 रिक्वायरमेंट्स थी जिनको हमने कैलकुलेट किया। 1 ग्राम के लिए हमने कैलकुलेट किया है -48.06 किलो जाउल, और यहाँ पर 1 मोल के लिए कैलकुलेट किया है -479.4 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। ये 2 आंसर्स हमारे पास आगे हैं। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स हेजेस लॉ का क्वेश्चन है। हेजेस लॉ स्टूडेंट्स हमें क्या इंफॉर्मेशन देता था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हेजेस लॉ, ऐसे रिएक्शंस जिनकी डायरेक्टली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता था, तो हेजेस लॉ की हेल्प से हम क्या कहते हैं कि अगर ये केमिकल चेंज इनडायरेक्ट रूट से पॉसिबल है और उन रूट्स की हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो मालूम है, तो हम उन तमाम रूट्स की एंथैल्पीज को सम अप कर देंगे तो वो उसकी इक्वल ही होगी, जो कि डायरेक्ट चेंज में हमने कहा था कि डायरेक्ट चेंज में एंथैल्पी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं द एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अमोनिया गैस एंड HCl गैस। द रिजल्ट ऑफ वेरियस रिएक्शंस आर एज फॉलो। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट रिएक्शन है वो क्या है कि बेसिकली अमोनिया गैस reacts with HCl gas to form ammonium chloride aqueous solution। ये एक
डायरेक्ट रिएक्शन है जिसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें मालूम नहीं है, लेकिन इसी चेंज को लाने के लिए वेरियस स्टेप्स की एंथैल्पीज हमें मेंशन है। फॉर एग्जांपल अमोनिया गैस को जब हमने एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करवाया तो जो एंथैल्पी चेंज आया उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। HCl गैस, इसको जब हम एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करवाया जो एंथैल्पी चेंज आया उसकी वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। फर्दर ये दो एक्वस मीडिया में जो अमोनिया और HCl हैं, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट किए तो अमोनियम क्लोराइड जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था इस रिएक्शन में वो बन गया है। दैट इज इसकी भी एंथैल्पी चेंज हमारे पास मौजूद है। इट्स मीन कि ये सिंगल स्टेप की अगर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम नहीं है तो अब हम इन तमाम स्टेप्स को सम अप करेंगे तो वो एंथैल्पी चेंज किसके इक्वल हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड के इक्वल हो जाएगा। तो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जी, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने डायरेक्टली अमोनिया गैस और HCl गैस से अमोनियम क्लोराइड एक्वस इसकी डेल्टा H फॉर्मेशन जो है कैलकुलेट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू हेजेस लॉ हम क्या करेंगे? डेल्टा HF इज इक्वल टू डेल्टा H1, यानी फर्स्ट स्टेप ये था, सेकेंड स्टेप डेल्टा H2 एंड थर्ड स्टेप फाइनल स्टेप था डेल्टा H3 जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इन तीनों स्टेप्स की जो अगर हम एंथैल्पी ऑफ चेंज जो है उसको सम अप करेंगे तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर दिस रिएक्शन जो है वो आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी चीजें हम अपने डाटा में ही इंक्लूड करेंगे, इसलिए हम अपने क्वेश्चन से कॉपी करेंगे। हमारा डाटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये सारी इक्वेशंस हम कॉपी अप करेंगे, फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट मेंशन करेंगे। हेजेस लॉ के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला मेंशन किया है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करने लगे हैं। वैल्यूज फर्स्ट की क्या है? -35.16 और सेकंड की क्या है? प्लस, यहाँ पर माइनस का साइन है -72.41, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये ब्रैकेट में रिमूव कर देती हूँ, माइनस का साइन इस तरह से आ जाएगा। अगेन प्लस माइनस माइनस और 51.48 ये फाइनल वैल्यूज हैं। इनको हम एड अप करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया है, दैट इज -159.05। ये क्या है? हमारे पास एंथैल्पी आई है किलो जूल पर मोल। ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ गई है इस रिएक्शन के लिए। सिंपली स्टूडेंट्स हमने हेजेस लॉ को अप्लाई किया, तमाम डिफरेंट रूट से जो ये केमिकल चेंज पॉसिबल था उनकी एंथैल्पीज को प्लस किया और हमने क्या है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर अमोनियम क्लोराइड जो है हमने कैलकुलेट कर लिया। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद हेजेस लॉ की और बॉर्न हाइब्रिड साइकिल के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे।